32 छात्रों की एक हाई स्कूल कक्षा में केवल राजा के नाम से जाना जाने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति प्रत्येक छात्र के सेल फोन पर एक भयावह संदेश भेजता है, जिसमें उन्हें मृत्यु की धमकी के तहत उसके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। जैसे जैसे छात्र इन आदेशों का पालन करते हैं, आदेश समय के साथ और भी अधिक चरम और विकृत होते जाते हैं। उनमें से नोआकी काजावा राजा के इस घातक खेल को हमेशा के लिए समाप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प के कारण सबसे अलग दिखता है। कहानी नोआकी के एक नए हाई स्कूल में स्थानांतरण से शुरू होती है, जहां उसके शिक्षक उसका कक्षा से परिचय कराते हैं और उसे खिड़की के पास पीछे की ओर एक सीट देते हैं। जैसे ही नोआकी अपनी नई डेस्क पर बैठता है, उसकी हंसमुख सहपाठी नात्सुको गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है और उससे बातचीत शुरू करती है। हालांकि नोआकी अजीब तरह से प्रतिक्रिया करता है और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अचानक रोने लगता है। कक्षा के बाद कई सहपाठी नोआकी के पास उससे दोस्ती करने के लिए आते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि नोआकी उन्हें अनदेखा करने के लिए कहकर कमरे से बाहर भाग जाता है। नात्सुको बिना रुके उसका पीछा करती है और पूछती है कि क्या वह दोस्त बनाने से डरता है। उसकी मित्रता के बावजूद नोआकी अलग थलग रहता है। बाद में जब सहपाठी आगामी खेल उत्सव पर चर्चा करते हैं, तो नात्सुको नोआकी से दोस्ती करने की कोशिश में लगी रहती है और उसे रिले दौड़ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। बाकी कक्षा के छात्र भी उसे स्कूल के बाद भाग लेने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हैं। नोआकी अपने दो सहपाठियों को अपने माता पिता को खोने के बाद भी नात्सुको के धैर्य और सकारात्मक स्वभाव की प्रशंसा करते हुए सुनता है। वह अपने इसी तरह के नुकसान के दुख पर विचार करता है और नात्सुको की ताकत से प्रेरणा लेने का फैसला करता है। खेल उत्सव के दिन नोआकी और नात्सुको एक साथ रिले दौड़ में भाग लेते हैं और पहला स्थान जीतते हैं। जीत से उत्साहित नोआकी को उम्मीद होती है कि उसकी परेशानियां खत्म हो गई हैं। हालांकि उसकी राहत क्षणिक होती है जब उसे आधी रात को एक ईमेल मिलता है, यह एक राजा का खेल है। पूरी कक्षा को भाग लेने के लिए बाध्य करते हुए इस संदेश को प्राप्त करने वाले सभी लोगों को 24 घंटों के भीतर राजा का आदेश पूरा करना होगा। नोआक का पहला कार्य नात्सुको को चूमना है। अपने पिछले स्कूल में राजा का खेल खेल चुके नोआक को इसके भयावह परिणामों का अच्छी तरह से ज्ञान है और वह समझता है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने सहपाठियों को चेतावनी देने के लिए बेताब नोआक देखता है कि वे उसकी चेतावनियों को एक मजाक समझकर खारिज कर देते हैं। समाधान की तलाश में नोआक के पास एमी आती है, जो नात्सुको की सबसे अच्छी दोस्त है। स्थिति को गलत समझते हुए एमी मान लेती है कि नोआक ही राजा है और नात्सुको को खुद चूमना चाहता है क्योंकि वह उसे पसंद करता है। वह उसे नात्सुको की संपर्क जानकारी देने की पेशकश करती है, लेकिन नोआक मना कर देता है। एमी को नोआक का व्यवहार अजीब लगता है और वह इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाती। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती है, नोआक आगे के निर्देशों के लिए स्कूल के खेल के मैदान में इंतजार करता है। नात्सुको नोआक के बारे में चिंतित होकर खेल के मैदान में पहुंचती है और राजा का आदेश पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह महसूस करते हुए कि नात्सुको वास्तव में उसकी परवाह करती है और किसी और के लिए अपनी भावनाओं को याद करते हुए नोआक उसे चूमने को लेकर दुविधा में है। अपने विरोध के बावजूद नात्सुको दृढ़ है और आगे बढ़ जाती है। बाढ़ के पार जाकर भी वह नोआकी तक नहीं पहुंच पाती। पहली मुलाकात से ही नात्सुको को नोआकी पर क्रश है और वह उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नात्सुको नोआकी से अपने दिल की बात कहती है और उसे चूमने की पेशकश करती है। समय सीमा के भीतर काम पूरा करते हुए राजा के आदेश और भी सख्त होते जाते हैं। हर छात्र को एक नया और अधिक कठिन आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए नात्सुको को अपने सहपाठी टैराकी के साथ अंतरंग संबंध बनाना होता है। राजा उन्हें चेतावनी देता है कि वे व्यर्थ की गतिविधियों में शामिल न हो या सजा के डर से सोए नहीं। नोआकी तुरंत नात्सुको से अपने सहपाठियों को फोन करके उन्हें सोने से मना करने के लिए कहता है। तभी राजा की ओर से एक और ईमेल आता है। सो गए दो छात्रों को सजा दी गई है और उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नोआकी अपनी रणनीति बदलता है। वह नात्सुको से सबको फोन करके इकट्ठा करने के लिए कहता है। फिर वह सबसे करीबी सहपाठी का पता पूछता है और उनके घर की ओर दौड़ता है, लेकिन पाता है कि उस सहपाठी को राजा पहले ही सजा दे चुका है। कोई और पता न होने के कारण वह नात्सुको से मिलने के लिए वापस खेल के मैदान की ओर जाता है। रास्ते में उसे एक और सूचना मिलती है। 6 और जब नोआकी लौटता है तब तक उसके सहपाठी मारे जा चुके होते हैं। नात्सुको ने 2 दर्जन से अधिक सहपाठियों को इकट्ठा किया है। एक छात्र सातु नोआकी के अजीब व्यवहार से परेशान है और उससे स्पष्टीकरण मांगता है। इस टकराव के दौरान एक सहपाठी बताती है कि वह एक अन्य सहपाठी के घर गई थी और उसे मृत पाया था। छात्रों में दहशत फैल जाती है। स्थिति पर काबू पाने के लिए नोआकी सच बताता है। वह पहले भी राजा का खेल खेल चुका है और उसकी पिछली कक्षा के सभी लोग मारे गए थे। एमी नोआकी पर बुरा व्यक्ति होने और नात्सुको की जान लेने का आरोप लगाती है। छात्रों में असंतोष और चोट का भाव बढ़ जाता है और सातु नोआकी पर हत्या का आरोप लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। उसी क्षण राजा एक नया संदेश भेजता है।
सातू ने नोआकी के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जो राजा के आदेशों के खिलाफ है और अब उसे दंडित किया जाएगा। सातू के शरीर से खून बह निकलता है और सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। नोआकी बचे हुए छात्रों को एक दूसरे का साथ देने और राजा के आदेशों का पालन करने की सलाह देता है। इस बीच नात्सुको टेराकी के साथ अंतरंग होने के अपने आदेश से दुखी है और चाहती है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसे वह प्यार करती है। हताश होकर वह नोआकी पर खुद को फेंक देती है, उम्मीद करती है कि वह उसकी मदद करेगा। नोआकी जानता है कि राजा के आदेशों का उल्लंघन करना आदेश है, खतरनाक होने के कारण वह उसे नियमों का पालन करने की सलाह देता है। एक फ्लैशबैक में 1 साल पहले की घटना दिखाई देती है जब नोआकी की कक्षा में इसी तरह का एक खेल हुआ था। राजा ने हिदेकी नाम के एक छात्र को अपनी सहपाठी सौमी को छूने का आदेश दिया था। वासना से प्रेरित हिदेकी को अन्य सहपाठियों ने रोक दिया, जिन्होंने इसे एक मजाक समझा। अगले दिन हिदेकी और सौमी मृत पाए गए। उनकी मृत्यु राजा के आदेशों के अनुरूप थी। एक अन्य छात्रा मसाकी को अपने सहपाठी देसी के साथ अंतरंग होने का आदेश दिया गया था। मसाकी के डर के बावजूद उसके प्रेमी शुदा ने आदेशों को संयोग बताकर उसे मानने से रोक दिया। हालांकि जब मसाकी और देसी ने अंततः राजा की बात मान ली तो राजा ने सभी को शाह के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। देसी के साथ मसाकी की संलिप्तता से क्रोधित शुदा ने देसी को पीटा और उसे आत्महत्या करने का आदेश दिया। डरा हुआ देसी छत पर भाग गया। देसी के लिए चिंतित नोआकी उसके पीछे गया और उसे गहरे निराशा की स्थिति में पाया। देसी का मानना है कि हिदेकी और सौमी की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी और उसे राजा द्वारा दंडित किए जाने का डर है। उसे सांत्वना देने के लिए नोआकी अपनी खुद की रणनीति बताता है, संगीत सुनना। वह बताता है कि संगीत उसे सुकून और खुशी पाने में मदद करता है। चाहे उसे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, नोआकी आगे बढ़ता रहेगा। हाल ही में संगीत प्रतिभा की कमी के बावजूद नोआकी एक बैंड बनाने की योजना बना रहा था। संयोग से संगीतकार बनना देसी का भी सपना था। नोआकी को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ और उसने पूरा दिन देसी के साथ संगीत का अभ्यास करने का फैसला किया। वह अपने अच्छे दोस्त ना को भी देसी के घर ले आया, जो देसी के धनी होने के कारण महंगे संगीत उपकरणों से भरा हुआ था। तीनों ने साथ में संगीत बजाते हुए खूब आनंद लिया। दाओकी और नोआकी ने यह भी तय किया कि अगर देसी बच जाता है तो वह नोआकी को अपना कंगन दे देगा। दुर्भाग्य से देसी के कमरे की घड़ी गलत समय दिखा रही थी। आधी रात होते ही उन्होंने गलती से मान लिया कि देसी बच गया है। आराम से देसी कुछ पीना चाहता था। हालांकि अपनी प्रेमिका शिमी का फोन आने के बाद नोआकी को पता चला कि अभी आधी रात नहीं हुई है। जब सही समय हुआ तो राजा की ओर से एक ईमेल आया जिसमें बताया गया था कि देसी को सजा दी गई है। नोआकी देसी को ढूंढने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे केवल उसका बेजान शरीर मिला। वर्तमान में राजा के खेल के साथ नोआकी के पिछले अनुभवों से राजा के आदेशों का पालन करने का महत्व पता चलता है। वह जानता है कि जीवित रहना मिलकर काम करने पर निर्भर करता है। वहीं टेराकी राजा के आदेश को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नात्सुको के साथ अंतरंग बातचीत करने के लिए नात्सुको नोआकी से पूछती है कि क्या आदेश से बचने का कोई और तरीका है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। तभी टेराकी मौका पाकर नात्सुको को पकड़ लेता है। नात्सुको अचानक उसे मना कर देती है। निराश नात्सुको को लगता है कि नोआकी ने अपने संस्कार खो दिए हैं और वह खुद को धोखा महसूस करती है। गुस्से में आकर वह अपनी कमीज उतार देती है और कहती है कि वह जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि टेराकी की मांगों को मानने से पहले वह नोआकी को सबक सिखाने का फैसला करती है। नात्सुको उसे एक सुनसान कोने में ले जाती है और उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, जिससे कई पुरुष सहपाठी उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। नात्सुको संतुष्टि से नोआकी की पिटाई देखती है। फिर नात्सुको अपनी एक सहपाठी मुकी को, जिसे 2 छात्रों को मौत की सजा भेजने का आदेश मिला है, नोआकी को संदेश भेजने का निर्देश देती है। हताश और असहाय महसूस करते हुए नोआकी किसी से उसे बचाने की प्रार्थना करता है। तभी आखिरी बचा हुआ छात्र किंता खेल के मैदान में आता है। नोबल को घायल और सहपाठियों की उदासीनता देखकर किंता क्रोधित हो जाता है। न्याय की प्रबल भावना के लिए प्रसिद्ध, वह मानता है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नोआकी नात्सुको को कुछ चिड़चिड़ा लगता है और वह मुकी को एक भेजने का आदेश देता है। किंता को दूसरा संदेश भेजने के बाद मुकी हत्यारा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसका फोन गिर गया जो टूट गया और कुछ समय के लिए वह संदेश नहीं भेज पाए। उदासीन नात्सुको ने तेराकी के साथ जाने का फैसला किया। नात्सु के ठंडे व्यवहार से क्रोधित किंता ने उसे जमीन पर पटक दिया। नोआकी की कराह सुनकर उसने नोआकी को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मुकी अपने सहपाठियों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह किंता और नोआकी के साथ अस्पताल चली गई। अस्पताल जाते समय मुकी ने किंता से अपने मरने के डर के बारे में बताया। किंता ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी रक्षा करने का आदेश देगा और अगर वह असफल रहा तो वह मर जाएगा। मुकी उसकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित हुई।
उसे सांत्वना देने के बाद किंता ने नोआकी से राजा के खेल के बारे में बात की, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या ये किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। अपराध बोध से ग्रस्त नोआकी ने राजा के खेल के साथ अपने पिछले अनुभव के बारे में सब कुछ बता दिया। फ्लैशबैक देसी की हत्या के क्षण से जारी रहता है। देसी की मृत्यु के बाद नोआकी ने राजा के खेल की प्रामाणिकता की पुष्टि की और अपने सहपाठियों को आगे की घटनाओं से बचने के लिए राजा के आदेशों का पालन करने की सलाह दी। अप्रत्याशित त्रासदी के चलते नए आदेश के लिए काना और एनए के बीच लोकप्रियता सर्वेक्षण कराना आवश्यक हो गया, जिसमें कम लोकप्रिय काना को प्राथमिकता दी गई। सजा का सामना कर रहे छात्र नोआकी, जो एनए के करीबी दोस्त थे, ने चिम की मदद से उसके लिए प्रचार करने का फैसला किया। अपने प्रयासों के दौरान उनकी मुलाकात काना से हुई, जिसे पूरा भरोसा था कि उसकी करीबी दोस्त मसाकी उसे वोट देगी। हताश होकर नोआकी मसाकी के सामने घुटने टेककर उससे वोट की भीख मांगने लगा और समझाया कि वह पहले ही देवकी को खो चुका है और एनए को भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। काना ने नोबुकी पर देसी की त्रासदी का इस्तेमाल सहानुभूति बटोरने के लिए करने का आरोप लगाया और उसे नीच स्वभाव का बताया। तभी न्या वहां पहुंची और नोआकी की दिल से की गई विनती से प्रभावित होकर काना के आरोपों के खिलाफ उसका बचाव किया। एनए ने काना को आश्वासन दिया कि नोआकी नीच नहीं है, बल्कि उसके लिए जी जान से लड़ रहा है। अंत में मसाकी ने एनए को वोट देने का फैसला किया, क्योंकि देसी ने एक बार उसकी जान बचाई थी। इसे विश्वासघात समझकर काना गुस्से में आ गई और बचने के लिए बेताब हो गई। उसने यहां तक कि कई पुरुष सहपाठियों को खुद को पेश करने की पेशकश भी की। काना के कार्यों का पता चलने पर शुता को देसी की मौत का पछतावा हुआ और उसने नोआकी को इसके बारे में बता दिया। एनए के काना से हारने के डर से नोआकी ने चालाकी भरी चालें चलीं। जब वोटों की गिनती हुई तो काना ने भी गलत हथकंडे अपनाए। केवल एक वोट से टीओए हार गई। परिणाम स्वीकार करने में असमर्थ के एनए कक्षा की खिड़की से कूद गई। हालांकि उसकी सजा ये थी कि काना को अपने दिल की बात किसी ऐसे व्यक्ति से कहनी थी जिसे वह पसंद करती थी। नोकी एनए के साथ काना के बचने की उम्मीद में अस्पताल गया। पश्चाताप से भरा नोकी ने कबूल किया कि उसने राजा के खेल से बचने का तरीका जानने के बारे में झूठ बोला था, सिर्फ एनए के लिए वोट हासिल करने के लिए। काना को धोखा देने के लिए वह खुद को एक शैतान जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन एनए ने उसे आश्वस्त किया कि असली शैतान राजा था, नोकी नहीं। नोकी के ये काम नैतिक रूप से संदिग्ध थे, लेकिन अपने दोस्त की रक्षा करने की उसकी इच्छा से प्रेरित थे। जैसे जैसे आधी रात करीब आ रही थी, नोकी, चिमी और एनए अस्पताल में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुखद रूप से काना ने 11:40 बजे सांस लेना बंद कर दिया। काना के आदेश का पालन न करने पर राजा ने फरमान जारी किया कि एनए को उसकी जगह सजा भुगतनी होगी। उसे दिन के भीतर किसी के साथ अंतरंग संबंध बनाना था। आधी रात होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। एनए की मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति चिमी था। अपने दुख से जूझते हुए नोकी ने एनए और चिमी को एक ही कमरे में बंद कर दिया। नोकी की प्रेमिका के साथ अंतरंग होने के विचार से असहज एनए ने आदेश का विरोध किया। पालन सुनिश्चित करने के लिए नोकी को एनए को बेहोश करना पड़ा और फिर उससे पूछा। चिमी ने उसकी मदद करने के लिए सहमति दी और एनए के साथ अंतरंग कृत्य किया, जिससे उसे और नोआकी दोनों को काफी भावनात्मक पीड़ा हुई। बाद में उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और यह प्रतिज्ञा की कि नोआकी उससे पहले नहीं मर सकता। वर्तमान में केन्ना ने नोआकी के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की और न कि इस धारणा को साझा किया कि नोआकी बुरा व्यक्ति नहीं है। किन की समझ से भावुक होकर नोआकी अपने आंसू नहीं रोक पाया और समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। नोआकी ने योनकाई गांव की जांच करने का फैसला किया, वह स्थान जहां 3 दशक पहले राजा का खेल पहली बार प्रकट हुआ था। राजा के खेल का पत्र मिलने के बाद से गांव में रोजाना मौतें हो रही थीं और अंततः यह एक उजाड़ खंडहर बन गया था। नोआकी को उस समय के रिकॉर्ड खोजने और खेल से बचने का रास्ता खोजने की उम्मीद थी। केंटा और मुकी उसके साथ योनकाई गांव की यात्रा पर गए। उन्होंने राजा की असली पहचान पर चर्चा की। नोआकी को हमेशा संदेह था कि राजा कक्षा का ही कोई सदस्य है, लेकिन यह धारणा गलत थी। उसे वह समय याद आया जब उसकी दोस्त नामी एक दिन के लिए राजा बनी थी और उसने असली राजा को छूने का आदेश दिया था। नोआकी के फैसले पर भरोसा करते हुए और यह मानते हुए कि राजा उनकी कक्षा का ही कोई सदस्य है, आदेश दिए जाने के बाद नामी को बारी बारी से अपने प्रत्येक सहपाठी को छूने की अनुमति दी गई थी। राजा भी उनमें से एक था। उसे ईमेल सूचना मिल जाएगी। जोखिम के बावजूद नामी नोआकी की मदद करने के लिए काम पूरा करने के लिए दृढ़ थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए ये करना चाहती थी। दुर्भाग्य से अपने सभी सहपाठियों को छूने के बावजूद उसे राजा से कोई सूचना नहीं मिली। निराश होकर नामी अकेले नदी पर गई और रोने लगी। नोआकी उसे सबसे पहले मिला और अत्यधिक अपराध बोध महसूस करते हुए उसके लिए कुछ भी करने की पेशकश की। नामी का एकमात्र अनुरोध था कि नोआकी आधी रात तक उसके साथ रहे। जैसे जैसे समय नजदीक आया, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक दूसरे की उपस्थिति में सुकून पाया। आधी रात से ठीक पहले राजा ने एक नया आदेश भेजा।
नामी हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगी और नोआकी को कुछ महत्वपूर्ण खोना पड़ेगा। चूंकि नामी पहले से ही अंधी थी, नोआकी ने झूठ बोलना चुना और उसे बताया कि उसे कोई आदेश नहीं मिला है ताकि वह उसे परेशान न करे। नामी ने धोखे को भांपते हुए चुपके से चिमी से संपर्क किया। नोआकी को मिले आदेश के बारे में जानने के बाद नामी ने समुद्र तट पर अपनी जान देकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने नोआकी को फोन किया और पूछा कि क्या वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। जब उसने बिना किसी झिझक के हाँ में जवाब दिया तो नामी ने उसे बताया कि अंधा होना उसके लिए पहले से कहीं अधिक दर्दनाक और भयानक था। नामी ने कल्पना की और कहा कि वह अब राजा का खेल सहन नहीं कर सकती। नोआकी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी रक्षा करेगा और उसकी आंखें बनेगा, लेकिन नामी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और फोन काट दिया। नामी को खुद को बलिदान करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित नोआकी जल्दी से घर पहुंचा और अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को तोड़ दिया। उसी क्षण नामी ने अलविदा कहने के लिए फोन किया, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वादा किया कि वह उनके साथ बिताए समय को कभी नहीं भूलेगी। नोआकी उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने आदेशों को पूरा करने के लिए चिमी से संबंध तोड़ने पर भी विचार किया। जब वह समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे रेत पर केवल नामी का कबूलनामा मिला। शोक से व्याकुल नोआकी नामी के खोने का शोक मनाते हुए बेकाबू होकर रोने लगा, जिसने अपनी जान की कीमत पर उसकी रक्षा की थी। समुद्र किनारे रोते हुए नोआकी की मुलाकात रिया नाम की एक सहपाठी से हुई। रिया, जिसका व्यवहार शांत था, ने नामी के जीवन समाप्त करने के निर्णय को मूर्खतापूर्ण पाया। रिया को जीवन या मृत्यु की ज्यादा परवाह नहीं थी और वह राजा को हराने और एकमात्र जीवित व्यक्ति बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसे राजा के खेल में आनंद आता था और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हत्या सहित किसी भी आदेश का पालन करने को तैयार थी। नोआकी एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के रूप में आश्वस्त थी कि वह अंत तक जीवित रहेगी। रिया से विदा लेने के बाद नोआकी घर लौट आया और नाआ के साथ आधी रात का इंतजार करने लगा। वह अभी भी नामी की मौत के दर्द से जूझ रहा था। तभी उसके सहपाठी योसेक के फोन ने उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई। योसेक राजा के खेल की जांच कर रहा था और उसने पाया कि पीड़ितों को राजा की ओर से एक विशेष ईमेल मिलता था जिसमें एक शब्द लिखा होता था। हालांकि उस शब्द का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, योसेक का मानना था कि यह खेल को समाप्त करने का सुराग हो सकता है। अब नामी का फोन चेक करने पर उसे ईमेल में एक हिराना अक्षर मिला। नोआकी ने ये जानकारी योसेक के साथ साझा की और उससे पूछा कि क्या वह रिया के बारे में कुछ जानता है। योसेक ने बताया कि रिया एक समय हंसमुख लड़की थी जिसे मुस्कुराना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पिता द्वारा उसे तंग किए जाने के कारण उसने अपना दिल बंद कर लिया। योसेक ने नोआकी से यह वादा करने को भी कहा कि अगर उसे कोई परेशानी आती है तो वह कोरिनोबाकी नाम के किसी प्रियजन की रक्षा करेगा। बाकी ने यह अनुरोध मान लिया। जैसे ही आधी रात हुई, राजा ने एक ईमेल भेजा जिसमें उन्हें खेल के दौरान किसी भी अनावश्यक गतिविधि में शामिल न होने का निर्देश दिया गया था। 3 छात्रों ने खेल के नियमों का उल्लंघन किया और 6 छात्रों ने आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। नोआकी ने कई तरीकों से यह बात नोटिस की। शुदा ने नियमों का उल्लंघन किया था और उसने तुरंत उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन शुदा को मरने से पहले ही सजा मिल रही थी। शुदा मुश्किल से एक शब्द बोल पाया, अस्वीकार करो। इससे एनए को एक बात समझ में आई, जिसे याद आया कि उसने शुदा और 2 अन्य लोगों को पिछले दिन राजा के ईमेल अस्वीकार करने के बारे में बात करते सुना था। पता चला कि राजा के ईमेल स्वीकार न करने के कारण ही उन्हें सजा मिली थी। इस अराजक समय में एक और सहपाठी को आदेश न मानने के लिए सजा मिली। शिमी के फोन का जवाब न देने से चिंतित नोआकी उसके घर भागा। उसने एनए से अन्य छात्रों को ईमेल अस्वीकार न करने या अपने फोन नंबर रद्द न करने के लिए सूचित करने में मदद करने के लिए कहा। नोआकी का पहला संपर्क होको से हुआ, जिसे उसने अनावश्यक कुछ भी न करने की सलाह दी। दुर्भाग्य से होको को फिर भी सजा मिली। परेशान होको ने रोते हुए नोआकी को फोन किया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। नोआकी ने अनुमान लगाया कि रोना एक अनावश्यक कार्य माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप सजा मिलेगी। हिरोको की मृत्यु के बाद नोआकी को हिरोफुमी का फोन आया, जो एक और सहपाठी था और रोने के लिए जाना जाता था। हिरोफुमी ने नोआकी को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और अलविदा कहा क्योंकि उसे भी सजा मिली थी। सच्चाई का जल्द पता चलने पर नोआकी ने चेतावनी दी कि अभी रोने से बचना चाहिए और सभी को सलाह दी कि ईमेल न पढ़ें क्योंकि दोस्तों की मौत देखकर आंसू आ सकते हैं। थके हुए नोआकी को योसेक का फोन आया, जिसने राजा के खेल को समाप्त करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग खोज निकाला था। योसेक ने पता लगाया कि यह खेल 30 साल पहले योनाई गांव में खेला गया था और कोई भी जीवित नहीं बचा था। उसका मानना था कि योनाई गांव में महत्वपूर्ण सुराग हैं और उसने नोआकी से जांच करने का आग्रह किया। दुर्भाग्य से योसेक को सजा का नोटिस मिला और वह अब खुद सुराग नहीं खोज सकता था। उसने नोआकी को कोरी की रक्षा करने के लिए कहा और फिर फोन काट दिया। योसी का आखिरी संदेश कोरी की आवाज फिर से सुनने की इच्छा थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। योसेक की सजा के बारे में जानकर कोरी के रोने के डर से नोआकी ने उसे तुरंत फोन किया।
उसने उसे निर्देश दिया कि वह रोए नहीं, अपना ईमेल न देखे और कोरी की रक्षा के लिए किसी से संपर्क न करे। उसने झूठ बोला कि योसेक को सजा नहीं मिली है और वह केवल योनाई गांव की जांच कर रहा है। नोआकी फिर योनाई गांव जाने की तैयारी करने लगा। उसने केवल ना को अपनी यात्रा के बारे में बताया। रास्ते में उस पर हमला हुआ और कोरी को हथियार के साथ देखकर हैरान रह गई। कोरी का मानना था कि नोआकी योसेक की मौत के लिए जिम्मेदार कोरी ने उस पर राजा होने का आरोप लगाया। नोआकी को कोरी को सब कुछ समझाना पड़ा, जिसमें यह भी शामिल था कि योसेक ने उससे झूठ बोलने का अनुरोध उसकी सुरक्षा की चिंता के कारण किया था। योसेक की सुरक्षात्मक भावनाओं और उसके प्रति अपने प्यार से कोरी बहुत प्रभावित हुई थी, लेकिन नोआकी के उसे बचाने के प्रयासों के बावजूद वह टूट गई। वह रोई और उसे हृदय गतिरोध की सजा मिली, जिसके परिणामस्वरूप कोरी की मृत्यु हो गई। कोरी की मृत्यु के बाद रिया नोआकी से यानाई गांव के बारे में जानकारी लेने के लिए आए। जैसे ही नोआकी जाने वाला था, छात्रों को एक नया आदेश मिला। उन्हें एक व्यक्ति को पासा फेंकने के लिए चुनना था। पासे पर आने वाली संख्या यह निर्धारित करेगी कि चुने गए व्यक्ति को कितने लोगों को चुनना है और इन चुने हुए व्यक्तियों को पासा फेंकने वाले व्यक्ति के साथ सजा का सामना करना पड़ेगा। नए आदेश के अनुसार यदि कोई भी पासा नहीं फेंकता या दूसरों को नहीं चुनता तो सभी को सजा मिलेगी। 10 जीवित बचे थे और सबसे खराब स्थिति में 6 आने पर केवल 3 ही जीवित बचेंगे। अब आप अभिभूत और कायम महसूस कर रहे थे, नोआकी से संपर्क करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और नहीं जानते थे कि क्या करना है। इस बीच रिया ने ईमेल के माध्यम से पार्क में सभी को इकट्ठा किया और चर्चा की। पासे का लुढ़कना सिवाय एक महिला सहपाठी ने स्वेच्छा से आत्महत्या कर ली थी और अस्पताल में भर्ती थी। उसके एक पुरुष सहपाठी आबे ने प्रस्ताव रखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त तोशियुकी अपनी जान बचाने के लिए पासा फेंके। तोशियुकी को धोखा महसूस हुआ, लेकिन वह पासा फेंकने ही वाला था कि नोआकी ने हस्तक्षेप किया। स्थिति बिगड़ती देख आबे ने चिमी को बंधक बना लिया और नोआकी और नाआ को धमकी दी। उसने चिमी को चाकू भी मार दिया, जिससे नोआकी को तोशियुकी से पासा छीनना पड़ा। एक अप्रत्याशित मोड़ में नाआ ने अचानक पासा छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। परिणाम 6 आया, जिसका मतलब था कि नाआ को 6 लोगों को सजा के लिए चुनना था। काडा ने सुझाव दिया कि नाआ अस्पताल में भर्ती महिला सहपाठी को भी शामिल करे, लेकिन नाआ ने इनकार कर दिया और अनजाने में काडा का नाम ले लिया, जो सजा पाने वाला पहला व्यक्ति बन गया। फिर नाआ ने 3 और व्यक्तियों के नाम लिए। चयन पूरा करने के लिए उत्सुक आबे ने नाआ पर दबाव डाला कि वह चिमी को बचाने के लिए शेष 2 लोगों के नाम भी ले। नोबुआकी ने नाआ से अपना नाम शामिल करने के लिए कहा। इसी क्षण आबे की हरकतों से नाराज तोशियुकी ने उसे घूंसा मारा। आबे के घायल होने से चिमी को मुक्त कर दिया गया। तोशियुकी अब इसमें भाग नहीं लेना चाहता था। खेल ने ना से उसे शामिल करने का अनुरोध किया। ना ने बात मान ली और तोशियुकी और ना की मौत के साथ ही उन्हें उनकी सजा मिल गई। पीड़ित के मोबाइल फोन से जानकारी इकट्ठा कर रही रिया ने अपने लैपटॉप से डेटा की जांच की और योसी के शोध के साथ अपने निष्कर्षों को मिलाकर यह निर्धारित किया कि मृत्यु का कारण राजा के खेल से जुड़ा एक कंप्यूटर वायरस था। सुझाव की शक्ति का फायदा उठाने वाला ये वायरस इतना घातक था कि इसने शरीर की अपनी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। ये वायरस योनाई गांव में इस्तेमाल होने वाले जीवाणु रूप से विकसित होकर टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से प्रसारित होने वाले डिजिटल रूप में बदल गया था। रिया ने अनुमान लगाया कि वायरस के विकास में बाहरी मदद का हाथ रहा होगा। अपने प्रयासों के बावजूद रिया को एकत्रित डेटा अपर्याप्त लगा। उसने राजा के खेल प्रोग्राम में एक बग का पता लगाया और वायरस को खत्म करने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से राजा को रिया की हरकत का पता चल गया और उसने उसे एक दंडात्मक ईमेल भेजा। बग को जाल समझकर रिया ने शांति से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने अपने निजी अनुभवों को बताया। उसके पिता एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर, एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया। उसके पिता द्वारा आत्महत्या करने के बाद रिया का जीवन बेहतर हुआ, लेकिन इस सदमे ने उसे अंतर्मुखी और निराश बना दिया जब तक कि वह राजा के खेल में शामिल नहीं हो गई। पीड़ित होने के बावजूद रिया को उम्मीद थी कि नोआकी और चिमी उसकी ओर से राजा को हरा देंगे। नोआकी और चिमी अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी कर रहे थे और वे योनाई गांव के पास पहुंच रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें राजा के खेल की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। जंगल से गुजरने के बाद नोआकी और अन्य लोग योनाई गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो पत्थरों के ढेर से अवरुद्ध था। एक घर की ओर आकर्षित होकर नोआकी ने देखा कि नामटिका पर उपनाम होंडा है, जो चिमी और नात्सुको के उपनाम जैसा ही है। अंदर उसे चिमी की एक तस्वीर और चिमी के पिता का एक पत्र मिला। पत्र में राजा के खेल में अपनी बेटियों को शामिल करने पर उनके पछतावे का खुलासा हुआ था और उन्होंने बताया था कि प्रायश्चित के रूप में उन्होंने उन्हें योनाई गांव से निकाल दिया था। इस खुलासे ने नोआकी को हैरान कर दिया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि योनाई गांव चिन का गृहनगर होगा। अचानक उसने किंता को मुकी को पुकारते हुए सुना। किंता को राजा से एक ईमेल मिला था जिसमें लिखा था कि राजा के आदेशों का पालन न करने के लिए 7 सहपाठियों को दंडित किया गया है। तभी मुकी प्रकट हुई और किंता को अलविदा कहा।
उसने उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया और फैसला किया कि मूकी को बचाने के लिए वह अपनी और नाटो की जान भी ले लेती है। केंटा, जो मूकी से प्यार करता है, उसे बेहोश करके रोकने की कोशिश करता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है। सिग्नल टावर के पास मूकी अपने फोन से खुद को ईमेल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन मूकी का पुराना फोन खराब हो गया है और उसका नया फोन राजा के खेल में भाग नहीं ले सकता। नतीजतन मूकी और केंटा दोनों को दंडित किया जाता है। उनकी मृत्यु पर शोक मनाते हुए नोआकी को केंटा के फोन से एक कॉल आती है, जो अब नात्सुओ के पास है। नात्सुको राजा के आदेश को पूरा करने और केंटा को उसकी मूर्खता के लिए दंडित करने के लिए टेराकी को उसके साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। उसने जानबूझकर नोआकी को हेरफेर करने के लिए कॉल किया, यह मानते हुए कि उसे अगला दंड मिलेगा। फोन रखने के बाद नात्सुको टेराकी को बाथरूम में छिपने के लिए मजबूर करती है, ये संदेह करते हुए कि वह दूसरों को सतर्क करने की योजना बना रहा है। जब नात्सुको को उसके असामान्य व्यवहार का पता चलता है, तो वह बाथरूम में घुस जाती है और उसका फोन ले लेती है। परिवहन की प्रतीक्षा करते हुए नोआकी नात्सुओ के पिता की नोटबुक की समीक्षा करता है और राजा के खेल कार्यक्रम में एक बग का उल्लेख पाता है। नात्सुको के पिता के अनुसार ये बग, जिसके कारण पीड़ितों को एक शब्द प्राप्त होता है, खेल को समाप्त करने की कुंजी है। नोआकी को इस बात का और अधिक यकीन हो जाता है कि बग के बारे में रिया का सिद्धांत सही है और वही ईमेल से शब्दों को इकट्ठा करने का फैसला करता है। नोआकी को एक कॉल आती है। रियोना, जिसने राजा के खेल की जांच की थी, पता चलता है कि इसी तरह की घटनाएं अन्य स्कूलों में भी हुई हैं और रिकॉर्ड में नात्सुको का नाम दर्ज है। उसे ये भी पता चला कि रिया ने पीड़ितों के ईमेल से शब्द एकत्र किए थे। रियोना के पास कई ऐसे शब्द हैं जो रिया द्वारा एकत्र किए गए शब्दों से मेल खाते हैं, जिससे नोआकी को उम्मीद मिलती है कि उनके दोस्तों की मौत व्यर्थ नहीं गई। नोआकी और रियोना को एक साथ देखकर नात्सुको बचे हुए लोगों को चौक पर इकट्ठा करती है ताकि नए किंगक आदेश पर चर्चा कर सकें। नोआकी और रियोना, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, चौक पर जाते हैं जहां नात्सुको नए आदेश के बारे में बताती है। उन्हें अपनी उंगलियां काटनी होंगी और उन्हें दूसरों को अंक के रूप में देना होगा। दाहिने हाथ की एक उंगली 1 अंक के बराबर है और बाएं हाथ की एक उंगली -1 अंक के बराबर है। सबसे कम अंक पाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। भाग न लेना या खुद को अंक देना प्रतिबंधित नहीं है। नोआक शांतिपूर्वक आदेश को पूरा करने का प्रस्ताव रखता है और सुझाव देता है कि सभी लोग भाग न लें। टेराकी, जिसका फोन नात्सुको के पास है, शांतिपूर्ण समाधान के विचार का समर्थन करता है। हालांकि जब उसकी बारी आती है तो नाई बनने का सपना देखने वाला टेराकी पहले नोआक के बाल काटने का फैसला करता है। इसके बाद वह उसकी दाहिनी तर्जनी और फिर बाएं हाथ की सभी उंगलियां तोड़ देता है। नोआकी को 1 अंक देते हुए हाथ नात्सुको को 4 अंक और ई को 1 अंक मिले। टेराकी के कार्यों से नाखुश नात्सुको को अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियां तोड़नी होंगी या दूसरों से सकारात्मक अंक प्राप्त करने होंगे। निराश होकर वही की दाहिनी तर्जनी उंगली तोड़ देती है। नोआकी बीच में आकर तर्क देता है कि इस कार्रवाई से एमी के साथ नात्सुको के रिश्ते को नुकसान होगा, जो उसे सकारात्मक अंक नहीं देगी। नात्सुको को विश्वास है कि वही को अपने वश में कर सकती है और उसे बताती है कि वह उसे बचाएगी। इससे ई को उनका अतीत याद आ जाता है और वह नात्सुको को एक सकारात्मक अंक देने के लिए सहमत हो जाती है। इस प्रकार टेराकी के बलिदान के बावजूद नात्सुको और ई अपने अंक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और राजा के आदेश का पालन करते हैं। उपचार के बाद छात्र फिर से इकट्ठा होते हैं। नोआकी सभी से एकजुट होने और एक दूसरे को चोट न पहुंचाने का आग्रह करता है और नेतृत्व की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखता है। टेराकी नोआकी के नेतृत्व का समर्थन करता है, लेकिन सुओ नहीं। सुओ आपत्ति जताती है और तर्क देती है कि केवल वही खुद को बचा सकती है। उसका मानना है कि राजा के आदेशों की प्रतीक्षा करने के बजाय सभी को मार देना बेहतर है, क्योंकि खेल में केवल एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता है। नात्सुको के साथ तीखी बहस के बाद शेष घटनाओं का विस्तृत और संशोधित संस्करण यहाँ दिया गया है। नोआकी बहुत निराश है और रियोना हैरान है। नात्सुओ के कार्यों से सवाल उठता है कि अगर वह मानती है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बच सकता है तो वह आई को क्यों जिंदा रखती है। नात्सुको बताती है कि वह आई के प्रति अपने पिछले कार्यों का प्रायश्चित नहीं करना चाहती और अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताती है। पिछले राजा के खेल में वह बताती है कि कैसे उसे उस व्यक्ति को मारने के लिए मजबूर किया गया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और उस व्यक्ति के अपने जीवन को समाप्त करने पर उसे कितना पछतावा हुआ जिसे वह बचाना चाहती थी। इन भावनाओं से अभिभूत होकर नात्सुको अचानक नोआकी को गले लगा लेती है। बाद में नात्सुको बताती है कि उसने राजा के मेल को अस्वीकार करने के लिए टेरी के फोन का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप टेराकी को सजा मिली और अंततः अपने अंतिम क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। टेराकी को उम्मीद है कि नोआकी बचे हुए लोगों को जीत की ओर ले जाएगा। टेरी की मृत्यु के बाद केवल 10 लोग ही बचे हैं। राजा के नवीनतम आदेश के अनुसार बचे हुए लोगों को हर 8 घंटे में माउंट नागाबे की चोटी की ओर दौड़ना होगा। शिखर से सबसे दूर रहने वाले व्यक्ति को समूह में सजा मिलेगी। मासातोशी सबसे तेज धावक है, लेकिन ताकुया उसे एक फ्लाईओवर से धक्का दे देता है जिससे उसे गंभीर चोट लगती है।
उसके सहपाठियों द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मासातोशी पीछे छूट जाता है। नोआकी, रियोना और आई भी उनमें से हैं। धीमे धावकों ने एक साथ रहने का फैसला किया। रियोना ने सुझाव दिया कि वे तब तक दौड़ते रहें जब तक वह उनसे आगे न निकल जाए। बाद में जब नोआकी और ई अपने अन्य सहपाठियों से मिलते हैं तो उन्हें मोशी की चोट और उसके परित्याग के बारे में पता चलता है। रियोना के बारे में चिंतित नोआकी ई से समूह के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है, जबकि वह रियोना को ढूंढने के लिए वापस लौटता है। रियोना से दोबारा मिलने पर नोआकी और रियोना को मासातोशी मिलता है, जो अब थका हुआ और लगभग बेहोश होने वाला है। नोआकी मासातोशी को ठीक होने में मदद करने के लिए आराम करने का प्रस्ताव देता है। वे एक साथ सूर्योदय देखना चाहते हैं, लेकिन मासातोशी आगे न बढ़ पाने के कारण समुद्र में गिर जाता है। नोआकी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः असफल रहता है। मोशी की मृत्यु से दुखी नोआकी अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगता है। अपने खोए हुए दोस्तों और उनके प्रोत्साहन को याद करके वह अपना संकल्प पुनः प्राप्त करता है और वापस किनारे पर चढ़ जाता है। नोआकी के लिए भावनाएं रखने वाली रियोना उसे गले लगाकर सांत्वना देती है, जिससे उसका संकल्प और मजबूत होता है। दोनों शिखर की ओर दौड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहला 8 घंटे का समय आता है, नोआकी जानबूझकर रियोना से पीछे रह जाता है, जिसके कारण मासातोशी को दंडित किया जाता है। नोआकी के इस बलिदान से रियोना क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। अपने गुस्से के बावजूद वे दौड़ते रहते हैं, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते। जैसे जैसे दूसरी 8 घंटे की समय सीमा नजदीक आ रही है, दूसरों के साथ मिलकर उन्हें यह तय करना होगा कि कौन अपना बलिदान देगा। नोआकी निर्णय लेने के लिए रॉक पेपर सिजर्स गेम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वह परिणाम को इस तरह से बदल देता है कि खेल विपरीत दिशा में चला जाए और रिया को ही दंडित किया जाए। नोआकी और रियाना अब अकेले में राजा के खेल के अंत पर चर्चा करते हैं। नोआकी बताता है कि रिया के बलिदान के बाद अंतिम आदेश उस व्यक्ति को मारने का था जिसे वे सबसे अधिक प्यार करते थे। नोआकी से गहरा प्यार करने वाली चिमी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नोआकी को पता चलता है कि राजा का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है और उसे जारी रखने या दंड का सामना करने के बीच फैसला करना होगा। नात्सुको सबसे पहले शिखर पर पहुंचकर जानबूझकर सड़क के संकेतों को बदलकर और जाल बिछाकर दूसरों को गुमराह करती है। दूसरा सबसे तेज धावक ताकुया नात्सुको के जाल में फंस जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। ताकुया का पीछा कर रही यूना नात्सुको की गलत जानकारी से धोखा खा जाती है और गलत रास्ते पर चली जाती है। रीना, जो ताकुया से मिलती है, शुरू में मदद करने में हिचकिचाती है और अंततः उसे छोड़ देती है। रीना बाद में यूना से मिलती है, जो भी गलत रास्ता चुनती है। रीना यूना की मदद करने पर विचार करती है, लेकिन दोनों की मृत्यु के डर से ऐसा न करने का फैसला करती है। रीना अंततः शिखर पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात नात्सुको से होती है। रीना को ताने मारती है अपना आपा खोकर और बचे हुए लोगों के बीच एक चट्टान से नीचे गिरकर। नात्सुको अंतिम 4 लोगों नोआकी, रियोना, आया और रायू से निपटने की योजना बनाती है। नोआकी और रियोना को रायू और आया मिलते हैं। घायल रायू को नोबुआकी उठाकर ले जाता है। नात्सुको इस अवसर का लाभ उठाकर रायू को एक चेनसो देती है और उसे खुद को घायल करते हुए देखती है, जिससे अंततः खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बदला लेने की चाह में आया को नात्सुको चेनसो से मार देती है। नोआकी अब जाग चुका है और मानता है कि वर्तमान व्यवस्था को पूरा करना असंभव है और खेल को समाप्त करने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है। रियोना नात्सुको को एकत्रित शब्द दिखाती है, जिसमें राजा के खेल को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रकट होता है। सभी प्रतिभागियों के जीवन का बलिदान होना चाहिए। जब तक एक भी व्यक्ति जीवित रहता है, राजा का खेल तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मानवता का विनाश नहीं हो जाता। इसका तात्पर्य है कि उनके भीतर का वायरस फैलता रहेगा, जिससे मानवता का विनाश होगा। नात्सुको खुद को बलिदान करने को तैयार नहीं है और नोआकी से बहस करती है। रियोना, जो नोआकी से प्यार करती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की उम्मीद में नात्सुको पर चेनसो का इस्तेमाल करती है। नोआकी की हत्या कर दी जाती है ताकि वह अंत में रियोना के साथ न रह सके। अंत में नोआकी परलोक में अपने दोस्तों से मिलता है, जबकि रियोना इस दुखद परिणाम को स्वीकार न कर पाने के कारण रियोन नोक के बेजान शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाता है। रियोन की मृत्यु से राजा का खेल समाप्त होता प्रतीत होता है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को